नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। और राजस्थान की राजनीति में बहुप्रतीक्षित लंबे समय से जिस बात का इंतजार था, आखिरकार बीजेपी आलाकमान ने उन नामों की घोषणा कर दी है, जो राजस्थान के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। बीकानेर संभाग से ये नाम है अर्जुन राम मेघवाल का, और अजमेर संभाग से ये नाम है नारायण पंचारिया का। इसके साथ-साथ टीम में जिन लोगों को शामिल किया गया है, उसमें किरोड़ी लाल मीणा भी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी है, और भी कुछ नामों को शामिल किया गया है। लेकिन इन सब नामों के बीच वो नाम नजर नहीं आ रहा जिसका लंबे समय से इंतजार था। अभी भी जो राजस्थान के बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, साफ कहा है कि आप इंतजार कीजिए। जब उनसे पूछा गया वसुंधरा राजे की भूमिका, वसुंधरा राजे क्या करेगी, तो क्या वसुंधरा राजे को लेकर जो सस्पेंस था, उसमें अभी भी कोई बाकी है कि उन्हें कोई जिम्मेदारी और दी जाएगी, या फिर जिस तरह से आज नाम सामने आए हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने जिन लोगों को जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी बात ये और है कि इन नामों में ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने वसुंधरा राजे के विरोध में मोर्चा लगातार खोला और खोले रखा। तो क्या आलाकमान उन तमाम लोगों को, नेताओं को जिम्मेदारी दे रहा है जिन्होंने वसुंधरा राजे का विरोध किया, और पार्टी को संदेश भी स्पष्ट दे रहा है। ऐसे में सांसदों की बैठक में वसुंधरा राजे की मौजूदगी और अरुण सिंह का आज कहना कि वसुंधरा राजे को लेकर बड़ी खबर आएगी, तो अब क्या वो बड़ी खबर आनी बाकी है? ये सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। और अगले 1 घंटे विशेष हमारे मेहमानों के पैनल के साथ हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ अनूप ठाकुर है, प्रवक्ता कांग्रेस से, नमित जैन प्रवक्ता बीजेपी से, ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे सहयोगी कुमार गौरव दिल्ली में न्यूज़ 24 में बीजेपी पर नजर रखते हैं। कुमार गौरव जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे आज कि आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व में ने इन नामों की घोषणा करके क्या संकेत स्पष्ट रूप से दिया है बीजेपी राजस्थान को और राजस्थान की जनता को? देखिए मीना जी, बीजेपी की ये है कि पार्टी में चुनाव से पहले जो एक झगड़ा लड़ाई की बात होती है, जो गुटबाजी की बात होती है, उसको खत्म कर दिया जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो आज जो दो टीम घोषित की गई है, उसमें ज्यादातर चेहरे आपको वैसे दिख रहे होंगे जो कि वसुंधरा विरोधी हैं। जाहिर तौर पे बीजेपी चाहती है कि सभी खेमों को साथ में लेकर राजस्थान के चुनाव में चले। चूंकि राजस्थान का चुनाव अगर ट्रेडिशनल तौर पे देखें तो ऐसा लगता था कि बीजेपी का टर्न इस बार है। वो एक है ना कि जो एक सेट पैटर्न है कि अब की बारी तेरी, अगली बारी मेरी। तो इस बार उस लिहाज से बीजेपी को लगता था कि उसकी बारी है। लेकिन गहलोत सरकार की तरफ से जो जन लुभावन वायदे और जो जमीन पर कुछ काम किए जा रहे हैं जनता को लुभाने वाले, वो बीजेपी के सामने चुनौती लेकर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए एक चीज पार्टी ने तय किया कि किसी भी धड़े को निराश नहीं करना है। जो वसुंधरा विरोधी हैं या उनके सपोर्टर हैं, सबको कहीं ना कहीं जगह देनी है। रही बात वसुंधरा राजे की, आज उनकी सूची में उनकी नाम नहीं दिखाई दी, तो जाहिर सी बात है एक जो मुख्य चीज है मीना जी, चुनाव प्रचार समिति जो बनता है, उसका जो प्रमुख होता है, उसको एक तरह से कहा जाता है कि ये पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। तो प्रचार समिति का अभी मामला बचा हुआ है एक जो, और अगर उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का संयोजक के तौर पे नाम आता है तो फिर ये सारा कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर नहीं आता है, संभावना इसकी कम है कि उनका नाम नहीं आएगा, क्योंकि कितना भी आप केंद्र स्तर पे मोदी जी की योजनाएं चला लें, लेकिन जब राजस्थान की तरफ आप मुड़ते हैं तो वहां एक ही नाम बीजेपी के नेताओं की अगर बात आती है तो एक ही नाम जो कि पिछले लगभग 2 दशक से सक्रिय है, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। उनको इग्नोर इस तरह से किया जा सकता है क्या? कम से कम इतिहास बीजेपी के पृष्ठभूमि को आप देखें तो प्रयास हर राज्य में इस तरह के होते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। लगातार पिछले चुनाव में भी ये चर्चा हुई कि इस बार शिवराज सिंह चौहान काफी लंबे समय से रह लिए हैं, वो अटल आडवाणी के वक्त के व्यक्ति हैं, तो उनको किनारे किया जाएगा। यही बात राजस्थान के लिए भी होती थी। लेकिन कम संख्या आई बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, लेकिन बाद में जब तोड़ मोड़ कर जब बनाया गया सरकार तो फिर से चेहरा
शिवराज सिंह चौहान ही बन गए, तो एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, नए चेहरा कितना एक्सेप्टेबल होगा, ये सवाल राजस्थान में भी है। इसलिए बीजेपी फिलहाल अभी की स्थिति में जितने विरोधी हैं, जितने साथ वाले ग्रुप हैं, सबको साथ लेकर किसी न किसी कमेटी में डाल रही है कि सब लोग साथ मिलकर रहे। चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेगी, ये लगभग तय है, क्योंकि ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जहां सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सबको उम्मीद होती है कि हमारे खेमे का आदमी ही या मैं ही मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, आगे मेरी भी लॉटरी लग सकती है, तो ऐसे में पूरी ताकत पार्टी लगाती है। तो ये एक रणनीति भी बीजेपी के दिमाग में है। लेकिन जाहिर तौर पे चुनाव प्रचार समिति की जब सूची आएगी, उसमें संयोजक के तौर पे अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं होगा, तो ये एक सेटबैक उनके लिए और उनके सहयोगियों के लिए हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, अभी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए मीना जी, क्योंकि बीजेपी अभी की स्थिति में, चूंकि सामने आगे लोकसभा चुनाव भी है, पार्टी में कोई छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है। वो हर जगह सबको मिलाकर साथ लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, तेलंगाना का हो, और बाकी जो एक नॉर्थ ईस्ट के राज्य में मिजोरम में जो चुनाव है, उन सभी जगहों पे पार्टी चाहती है कि एक साथ मिलकर हम चलें, ताकि 24 का एक मोमेंटम बन सके। और अल्टीमेटली राज्य के चुनाव वो लड़ती है, पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन अभी उसका फोकस 24 पे है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाने के लिए। इसलिए अभी किसी विवाद में पार्टी किसी भी राज्य में पड़ती हुई नहीं दिख रही है, और पूरी संभावना है कि चुनाव प्रचार समिति की जो सूची आएगी, उसमें जो एक नाम जो लगातार तमाम लोग मिस कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या गायब हो गई, क्या उनको किनारे कर दिया गया, उस पर विराम लगेगा और वो उस सूची में उनका नाम आएगा। इसकी संभावना पार्टी के सूत्र बताते हैं। कुमार गौरव जी, क्या ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है चर्चा में बने रहने के लिए और लगातार लोगों के मन में जो सवाल है वो उठाए रखने के लिए, और कहीं ना कहीं एक पूरा आकलन करने के लिए कि आखिर हमें कितना नफा कितना नुकसान वसुंधरा राजे की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों ही स्थितियों में हो सकता है। और साथ ही जिस तरह से अरुण सिंह ने आज जो संदेश और संकेत दिया है, उससे भी इस बात का इशारा, इस बात का संकेत मिलता है कि वसुंधरा राजे का नाम पर मोहर लगनी अभी बाकी है। देखिए, बिल्कुल वसुंधरा चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में उनके नाम का अगर ऐलान होगा चुनाव प्रचार समिति में, तो केंद्रीय नेतृत्व से भी उसकी केंद्रीय नेतृत्व, मेरा कहने का मतलब सिर्फ पार्टी अध्यक्ष का ही नहीं है, या जो प्रभारी है चुनावों के वही नहीं है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दो भी बड़े चेहरे हैं जो पार्टी के को मोटे तौर पे जेपी नड्डा के साथ साथ मिलकर चलाते हैं। तो उन दोनों जगहों से भी अप्रूवल आना है। और जाहिर सी बात है, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक दलों में कोई दो चीज सामने लाकर रख दी जाती है, उस पर तमाम प्रतिक्रिया देखी जाती है। अगर आलाकमान के मन में कोई कंफ्यूजन है तो भी प्रतिक्रिया देखी जाती है कि राज्य में क्या प्रतिक्रिया होती है, उनके समर्थकों का या विरोधियों की क्या प्रतिक्रिया होती है। इन तमाम चीजों को देखकर वो आगे निर्णय लेती है। तो हो सकता है, बिल्कुल आपने मीना जी सही कहा कि एक दो सूची दे दी गई, जब दो सूची जारी कर दी गई तो तीसरी भी की जा सकती थी। कोई इसमें नियम कानून तो है नहीं कि चुनाव का ऐलान होने के बाद भी वो सूची आप जारी करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक पासा फेंका जाता है अमूमन इस तरह के राज्यों में जहां इस तरह का चेहरा आपके सामने है, और आप लंबे समय से उसके सामने किसी और को पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, या चाहते हैं कि कोई और नया नेतृत्व राज्य में हम दे दे। तो कोई भी फैसला लेने से पहले पीछे से गुगली पार्टी के द्वारा खेला जाता है, कुछ टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं। तो बिल्कुल मीना जी, आप इसको वो उस हिसाब से सोच सकती हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, जो बात है राजस्थान को लेकर, जो रिपोर्ट्स हैं खासकर केंद्रीय आला कमान के पास जो पहुंच रही हैं, वो ये है कि 200 में से 120 के आसपास सीटें उन्हें मिल सकती है। अभी जो ग्राउंड की जमीन के हालात है, इससे बीजेपी उत्साहित है, लेकिन उस 120 को अगर बम्पर नंबर आगे 150 तक पहुंचाना है, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिससे वसुंधरा भी खुश रहे, उनके विरोधी भी खुश रहे, उसके सपोर्टर भी खुश रहे। तो ये उसी दो लिस्ट फेंक कर माहौल बीजेपी जानने का प्रयास कर रही है। और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कोई रिस्क इस चुनाव में बीजेपी नहीं लेना चाहती, और वसुंधरा राजे के सब्स्टिट्यूट में कौन होगा, सवाल ये है। मुख्यमंत्री का चेहरा भले ही आप बाद में तय कर ले, लेकिन चुनाव पूर्व कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वसुंधरा राजे को कोई ना कोई अहम जिम्मेवारी मिलेगी। वसुंधरा राजे को दरकिनार पार्टी नहीं कर सकती, ये पार्टी को समझ में आ चुका है। भले ही लंबे समय से उन्हें कोई
हालांकि कहने को तो वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कहने को तो सांसदों की बैठक में उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, कहने को तो पार्टी से जब अमित शाह देश के गृह मंत्री आते हैं या पार्टी के अध्यक्ष आते हैं या देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके सबसे करीब वसुंधरा राजे ही मौजूद होती हैं, बैठी हुई होती हैं, उन्हें तमाम वो एक तरह से सम्मान दिया जाता है जो वो डिजर्व करती है, ऐसा क्लेम किया जाता है, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी गई है। तो अब कुल मिला के कुमार गौरव जी, जो आपसे बात दिल्ली की तरफ से जो खबरें बीजेपी हेडक्वार्टर से जो आ रही हैं उसमें ये कि कहीं ना कहीं कोई भूमिका वसुंधरा राजे की चुनाव प्रचार समिति में मुखिया के रूप में, बड़ी जिम्मेदारी के रूप में तय की जाएगी, ताकि राजस्थान का चुनाव जो है वो जितने भी राजस्थान में दिग्गज नेता है वसुंधरा राजे के बाद भी, वो भी उसी मेहनत से काम करे, उसी कहीं ना कहीं लगन से काम करे और वसुंधरा राजे भी अपनी पूरी ताकत झोंक दे। अभी तक उन्होंने अपने आप को अलग रखा हुआ है। तो कुमार गौरव जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ नमित जैन है, बीजेपी के प्रवक्ता। नमित जी, अर्जुन राम मेघवाल को जो जिम्मेदारी मिली है, आप किस रूप में देखते हैं उसको? जी मीना जी, देखिए, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, आज जो 2 सूची जारी करी है, वो बिल्कुल संगठन के कार्यकर्ता के लोग हैं। जिस तरह से सभी को जगह दी गई है, नीचे से लेकर बूथ से लेकर शीर्ष के नेताओं को सबको जिम्मेदारी दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल जी अभी कानून मंत्री है, केंद्रीय कानून मंत्री है, तो उनको उसका मुखिया बनाया है, संयोजक बनाया है और 5 से 6 संयोजक बनाए हैं। इसके अलावा भी टीम में जो संगठन में जो लोग कार्य करते हैं, सभी डिपार्टमेंट से, जिस भी विभाग से हैं, मान लो मीडिया से है, सोशल मीडिया से है, उन सबको लिया गया है और इस तरह का संयोजन बिठाया गया है कि चुनाव के हिसाब से फील्ड में जाने पर सबकी आपस में बातचीत होती रहे, समन्वय बना रहे। और देखिए, जिस तरह से अर्जुन राम मेघवाल जी को दिया गया है, वो पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी बन चुके हैं और राजस्थान में बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। संगठन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनको बहुत अच्छा अनुभव भी है। पहले भी उनको जिन जिन भी कार्यक्रमों का प्रभारी बनाया गया, वो सब कार्यक्रम अच्छे से चले। तो ये देखा जाएगा कि नारायण पचारिया जी को बनाया, वो भी संगठन में काफी समय से काम कर रहे हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में वो जयपुर शहर से प्रभारी भी है। तो बिल्कुल संगठन में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, महिला मोर्चा से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, इसके अलावा ओबीसी से, एससी मोर्चा से, सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, युवा मोर्चा से भी दी गई है। तो संगठन की दृष्टि से चुनाव में जाने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है और उनके जो सभी विभागों के मुखिया है, उन सबको इसमें लिया गया है और बाकी अभी और लिस्टें आने बाकी है। उसके हिसाब से सभी नेताओं के नाम आने बाकी है। जो बड़े नेता है प्रदेश के, राजेंद्र राठौड़ जी है और सतीश पूनिया जी है, वसुंधरा राजे जी है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी है। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े नेता, सीपी जोशी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये सब अभी इस सूची में नहीं है। वो सूची बिल्कुल वाकई में, जैसे गौरव जी बता रहे थे, प्रचार समिति वो सूची अलग से आएगी। और आज हमारी कोर कमेटी की बैठक चल रही है प्रदेश कार्यालय में, अभी वो चल रही है। उसके बाद जो कुछ चीजें बाहर आएगी वो बिल्कुल सबको बताई जाएगी। जी मीना जी, तो अभी सूचियों का और इंतजार। आज इस सूची पर चर्चा करिए। बीजेपी जानती है कि कैसे खबरों में बने रहना है, कैसे हेडलाइंस में जगह बनानी है, कैसे लोगों के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ानी है और दर्ज करानी है। ओम सैनी जी, बीजेपी ने जिस रणनीति के तहत नारायण पंचारिया अजमेर संभाग और अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर संभाग के 2 लोगों को चुनाव में जो जिम्मेदारी दी है, आप क्या देखते हैं उसका असर? और दोनों एक संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों में से। देखिए मीना जी, मैं समझता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब चर्चा करते हैं तो वसुंधरा जी को गौण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वसुंधरा वो व्यक्तित्व है जिन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 120 में विजय प्राप्त करवाई, पहली बार। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहते हुए करिश्मा कभी नहीं कर सके, उन्हें हमेशा गठबंधन से सरकार चलानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में जब उनका नाम नजर नहीं आता है और उसके पीछे भी कारण समझ में आते हैं। कारण मुझे ठीक से याद है कि जब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे
तो उस वक्त उन्होंने, जब भारतीय जनता पार्टी लगभग कई प्रदेशों में परास्त हो गई थी, तो उन्होंने सारे अध्यक्ष और सारे सभापति बदल दिए थे, प्रतिपक्ष के नेता बदल दिए थे। वही आदेश उन्होंने राजस्थान में भी दिया। तो राजस्थान पे वसुंधरा राजे उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता हुआ करती थी, तो उन्होंने ये सुनने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज, नहीं। उन्होंने अरुण चतुर्वेदी, जिनको कि अध्यक्ष बनाया था, उनको स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। और मामला इतना आगे बढ़ा कि वो जाके जब दबाव बढ़ने लगा उन पर, तो उन्होंने जाके आडवाणी जी को अपना इस्तीफा दिया। और वो जब गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उस वक्त की बात है, तो उन्होंने अपने तेवर दिखाए हैं। उन्होंने अपने तेवर 2014 में भी दिखाए हैं, जब नरेंद्र मोदी सारे हिंदुस्तान में प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी का, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि राजस्थान में 163 स्थान तो मैंने हासिल किए हैं, मुझे क्या यहाँ पर दिखा रहे हैं आप, क्या करना है। तो ये एटीट्यूड उनको जो था, ये उनका अपना जो आत्म स्वाभिमान जो आहड़ किया हुआ था, वो बहुत बुरा लगा वर्तमान प्रधानमंत्री को। और उन्होंने जैसा जैसा करने की चेष्टा की है, वो सब बड़ा साफ साफ नजर आता है। ऐसी स्थिति में जब ये जो चुनाव हो रहा है, जिसमें मुकाबला इस तरीके का है कि अब मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री की वो आभा मंडल नहीं है जो 2014 में हुआ करता था। अब वो बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो उस वक्त लगता था कि सबसे ज्यादा ध्यान अगर देंगे तो वो वसुंधरा जी के ऊपर देंगे, उन्हीं के हाथ में कमान सौंपेंगे कि राजस्थान का अगर आपको मुकाबला करना है तो अशोक गहलोत से तो राजस्थान के सारी बागडोर वसुंधरा जी को दो। लेकिन ठीक उसके विपरीत हो रहा है। 2 कमेटियां उन्होंने घोषित कर दी और उनमें उनका कहीं नाम नहीं है। अर्जुन मेघवाल जो मारवाड़ से संबंध रखते हैं, वहां पर उन्हीं के चाहने वाले, मेवाड़ में जो चाहने वाले हैं उनको सबको वंचित करके और ये जो किया है, तो ये तो हेराफेरी जैसा नजर आता है। मुझे यूँ लगता है कि वसुंधरा राजे के जैसे अशोक गहलोत जो कांग्रेस के नेता है, उनको सीधे सीधे उन्होंने वो सब बातें जो कह रहे हैं उनको लाभ होने की भारी संभावना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कितना ही अपना वो कर ले, लेकिन जो हमारे यहाँ 7-8 संभागों के अंदर जो प्रभाव वसुंधरा जी का बरकरार रहा है और जो लगातार अपना संपर्क और वो सब बनाए हुए रही है, ऐसी स्थिति में उनको माइनस करके, उनको पीछे धकेल करके अगर कोई आगे आना चाहता है तो बहुत मुश्किल काम है। और मैं नहीं समझता कि ये आप भले ही नहीं, एक बात और, आप बोले एक बात और, आप भले ही तो आश्वस्त हो, आप भले ही से इसमें के किनारे ढूंढ रहे हो कि अभी तो 1-2 कमेटियां बन गई हैं, अभी तो बहुत गुंजाइश बाकी है और सियासी चाल है और ये सब देख रहे हैं। राजस्थान के बारे में क्या देखना है, बड़ा स्पष्ट है कि अगर वसुंधरा जी और उनकी टीम अगर नहीं आती है, अगर उसको परे रख करके और लड़ने की चेष्टा की, तो कुछ होने वाला नहीं है। संघ के जो दीक्षित नेता थे सतीश पूनिया, जिनको कि अध्यक्ष बना रखा था, तब एक संगठन बन रहा था, वो संगठन वापस बिखर गया। सीपी जोशी के आने के बाद में कुछ वैसा नजर ही नहीं आता है। जिन लोगों को उठा के लाए वो बिल्कुल हाथी पे बैठे हुए थे, जिनको इन कमेटीज के अंदर डाला है। राज्यवर्धन सिंह जिनको वो एक हैसियत दी गई, उनकी कोई राजस्थान में नहीं जानता है। तो ऐसी जो हमें नजर आता है को क्या राष्ट्रीय नेतृत्व को नजर नहीं आता होगा? निश्चित रूप से आता होगा, लेकिन वो जब हड़बड़ाहट में और घबराहट में ये सारे डिसीजन हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। भले ही राज्यवर्धन राठौड़ को राजस्थान में कोई ना जानता हो, लेकिन मोदी ने अपनी पहली सरकार में उन्हें जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए और जितनी जिम्मेदारी दी, अप्रत्याशित था। वो भी वसुंधरा विरोधी माने जाते थे और वसुंधरा ही उन्हें लाने वाली थी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से राजनीति की एक तरह से ये प्रकृति है, राजनीति की ये सच्चाई है कि राजनीति में जिनको आगे लाने का, जिनके कंधों पर एक तरह से क्रेडिट होता है, वो राजनीति में आने के बाद हर छुट भैये नेता को लगता है कि हम तो खुद काबिल थे, हम तो आ गए और हम सबसे ऊपर हैं, और इसलिए वो जो लाते हैं उनके प्रति सम्मान को भूल जाते हैं। और ऐसी लिस्ट लंबी है और ये सिर्फ बीजेपी में ही नहीं है, ये कांग्रेस में भी है। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वसुंधरा राजे जो 2008 से लेकर 2014 तक नरेंद्र मोदी से 2013 तक नरेंद्र मोदी से बीजेपी में कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में थी और अपने आप को केंद्र से लेकर अपने प्रदेश तक जिस मजबूती के साथ उन्होंने अपना औरा बनाया हुआ था, 2014 में प्रधानमंत्री के आने के बाद जब राजस्थान में उनकी दूसरी बार सरकार थी, तब लगातार उनके प्रधानमंत्री से रिश्तों को लेकर भी बातचीत होती रही कि वो राज्य सरकार से खुश नहीं है। बातें इस तरह की भी आई कि वो राज्य की मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं, लेकिन बदल नहीं पाए।
और आज की स्थिति ये है कि केंद्रीय, चाहे वो मोदी और शाह के व्यक्तिगत कारण हो, कोई भी कारण हो, वो आज भी वसुंधरा राजे को लेकर सहज किसी भी कारण से नहीं है। लेकिन राजनीति में क्या व्यक्तिगत कोई भी प्रतिस्पर्धा है, या व्यक्तिगत कोई भी दुराग्रह है, या पूर्वाग्रह है, या कोई पीछे के मतभेद है, क्या वो एक स्टेट में पार्टी को नफे और नुकसान से ज्यादा बड़े हैं? सवाल ये है। जगदीश शर्मा जी। सब मीना जी, इस बारे में जो है ओम जी ने और आपने दोनों ने मिलकर सारी बातें बता दी कि अगर उनका व्यक्तिगत अहंकार काम करता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे का हो, चाहे पार्टी के संगठन में और किसी का हो, तो फिर कैसे पार पड़ेगी? ये रास्ता सुलझाने के लिए पिछले 3-4 साल से खूब प्रयास हो रहे हैं। उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी इसीलिए बनाया। ये भी कोशिश की गई थी कि उनको दिल्ली ले जाया जाए और केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए ताकि वो राष्ट्रीय राजनीति में वापस से एक्टिव हो। आपको ध्यान होगा वो अटल जी की गवर्नमेंट में राज्य मंत्री रह चुकी हैं और उनके पास अच्छे डिपार्टमेंट थे, काफी काम उनमें होता था। तो लेकिन फिर यहाँ आने का मतलब, यहाँ लेकर आने का मतलब, उनको लेके कौन आया? भैरव सिंह शेखावत, जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता थे, जिनके बारे में मतलब वो उपराष्ट्रपति रहे वो एक अलग बात है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इतने बड़े कद्दावर नेता हैं थे कि दिल्ली में भी कोई डिसीजन होता था तो बिना उनकी सहमति के नहीं होता था। हर बड़े डिसीजन में उनकी राय, उनकी ओपिनियन जरूर ली जाती थी। ऐसे नेता जब लेकर आए राजस्थान में, और मुझे मालूम है जिस दिन वो पहले दिन आई थी, पहले दिन से आज तक मैं लगातार उनको देख रहा हूँ पॉलिटिक्स में, किस ढंग से वो काम करती है, किस ढंग से चलाती है। आज की भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में ऑपरेट करती है, वो तो उनके सामने बहुत पौनी लगती है। उनका जो व्यक्तित्व और जो तौर तरीका है कामकाज का, वो बहुत पौना लगता है। ये कहाँ मतलब छोटे से हिस्से में भी आप अपनी एक दिन पहले भी इस मुद्दे पर बात हो चुकी है। आपको याद होगा, आपने प्रोग्राम किया था और मैं बोला था उसमें कि वसुंधरा राजे का तो ऑरा ही इतना जबरदस्त है कि दो ही नेता इस समय राजस्थान में ऐसे हैं, एक वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, जो राजस्थान के किसी भी हिस्से में जाएं, वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, वहाँ उनसे मिलने वाले लोग आएंगे और वो लोगों को बड़ी संख्या में लोगों को उनके नाम से पहचानेंगे। ये और जी वो जमाना तो गया जब हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत का जमाना था, जिसमें कि वो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नाम से पहचानते थे। जी, लेकिन जगदीश शर्मा जी, एक दौर वो भी आया कि जब भैरव सिंह शेखावत, जो राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को स्टैब्लिश करने वाले थे, स्थापित करने वाले थे, वही वसुंधरा राजे के विरोध में आकर खड़े हो गए थे। और भैरव सिंह शेखावत वही हैं जो आपने खुद कहा कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी में अगर तीसरा कोई नाम था तो वो भैरव सिंह शेखावत का नाम था। देखिए मैडम, मुरली मनोहर जोशी के बाद मुरली मनोहर जोशी के बाद राजनीति में मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। राजनीति में कौन किसके कब अगेंस्ट हो जाएगा, कब सहयोग में रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल का काम है। आपको मैं बताता हूँ, रामदास जी भी अब नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, स्टेट के प्रेसिडेंट रहे। जब वसुंधरा राजे आई थी तो केवल रामदास जी उनके समर्थन में खड़े थे, बाकी सारे बड़े नेता विरोध में राजस्थान में, चाहे वो भंवरलाल शर्मा हो, चाहे वो चतुर्वेदी हो, हाँ वो ललित चतुर्वेदी हो, मतलब सारे जो बड़े नाम थे वो सब अगेंस्ट में थे। और थोड़े दिनों बाद ये हो गई कि रामदास अग्रवाल तो विरोध में हो गए, सारे नेता उनके समर्थन में आ गए। सबसे ज्यादा जो है ललित किशोर चतुर्वेदी वसुंधरा जी के तो सपोर्ट करने लगे पार्टी में, सरकारी कामकाज में। तो ये तो परिस्थितियां कभी भी बन सकती हैं, बिगड़ सकती हैं, अनुकूल हो सकती हैं कभी भी। ये राजनीति में न तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, न कोई परमानेंट दोस्त होता है। लेकिन
एक आदमी का नेतृत्व ऐसा होता है, उसके गुण ऐसे होते हैं, उसमें क्षमता ऐसी होती है, राजनीतिक क्षमता, जो जो जिसको पार्टी खो नहीं सकती। ये मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी अगर वसुंधरा जी को दरकिनार करेगी तो अपने लिए खुद ही आशंकाओं भरे बादल अपनी तरफ मोड़ लेगी। जी जी तो ऐसी बिल्कुल। सूरत तो में वसु कैसे उनको, और देखो अभी जो 2 ही कमेटी घोषित हुई है, तीसरी जो महत्वपूर्ण कमेटी है जिसके साथ दोनों कैंपेन कमेटियां जिसके अंडर में काम करेंगी एक तरीके से, वो जो कैंपेन कमेटी हाँ कैंपेन कमेटी जो है, उस कैंपेन कमेटी का भी बनना बाकी है। संचालन समिति वो पंचारिया जी को बना दिया गया है और अर्जुन मेघवाल जी को बना दिया है संकल्प मैनिफेस्टो जी जी मैनिफेस्टो कमेटी का। यस सर। तो हाँ, घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो भी आजकल नाम लेते हैं, तो उस कमेटी का बना दिया है। अब कैंपेन किसके नेतृत्व में चलेगा, ये तो अलग अलग कमेटी है। घोषणा पत्र संकल्प समिति जो है संकल्प पत्र बनाएगी, तो उसके लिए बहुत उपयुक्त आदमी उन्होंने छांट लिया है, अर्जुन मेघवाल जी, वो इसके लिए कैपेबल आदमी है। इसी तरीके से पंचारिया जी जो है वो संगठन के आदमी है, उनको उन्होंने छांट लिया है। कि दोनों तो डिसीजन मैं मानता हूँ ठीक ही हुआ है। अभी कैंपेन कमेटी बाकी है। अब ये अर्जुन मेघवाल जी, नारायण पंचारिया जी, ये दोनों भी इतने जूनियर लीडर नहीं है कोई कि इनके ऊपर जूनियर लीडर को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए। कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनेगा तो वसुंधरा जी किसको लाया जाएगा, ये सवाल है। और इसका जवाब ये है कि ज्यादा संभावनाएं, जिस तरह से हमारे सहयोगी कुमार गौरव जी ने कहा और आपकी तरफ से भी इशारा संकेत मिल रहा है। मैं वापस आऊंगी जगदीश शर्मा जी आपके पास। अनूप ठाकुर जी, बहुत पेशेंस आपने बनाए रखा है और मैं आपके आभारी हूँ, धन्यवाद। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विषय ही ऐसा है इसलिए। अनूप ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी आज बीजेपी ने जो 2 समितियों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है, उससे कांग्रेस पार्टी उसे किस रूप में देखती है? वो उनका भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो जो भी उन्होंने समितियां बनाई है वो उनके अपने फैसले हैं। उससे कांग्रेस को किसी भी तरह का कोई लाभ और हानि नहीं है। लाभ और हानि दोनों ही तो कांग्रेस है को होना है अनूप ठाकुर जी। लाभ और हानि दोनों ही कांग्रेस को होना है। लाभ होगा कि हानि होगी इन व्यक्तियों के आने से, ये आपको बताना है। नहीं, इन दोनों का ये इनका जो चेहरा आया है, पहले भी चर्चा चल रही थी, तो कयास लगाते हैं, राजस्थान की जनता कयास लगाती है। वसुंधरा, मेरे से पहले ओम सैनी जी भी बोले, शर्मा जी भी बोले कि एक लोगों में संदेश है, वसुंधरा जी की चर्चा है। बाकी ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो वसुंधरा जी को दरकिनार करने के अथक प्रयास कर रहा है, लेकिन वो ऐसी हड्डी है, ना निगल पा रहे हैं और ना उगल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक लाइन दे दी आप लोगों को और आप सब वापस उसी पे आ जाते हैं कि मैंने वसुंधरा राजे की सवाल ही नहीं पूछा। मैंने आपको सवाल पूछा है नारायण पंचारिया, अर्जुन राम मेघवाल, ये जो 2 दिग्गज नेता बीजेपी है, उससे संबंधित ही है मामला। बीकानेर और अजमेर संभाग को एक संदेश देने की कोशिश जो बीजेपी ने की है। कांग्रेस पार्टी की आने वाले समय में जो रणनीति है, इन दोनों के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरा सवाल ये है। मैं मीना जी वही बताने आपको जा रहा हूँ, इन दोनों के आने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमारी कार्य योजना कंप्लीट है। भारतीय जनता पार्टी अब जाग रही है, अब इनकी प्रबंधन समितियां बन रही है। हम सब ये कार्यवाही कर चुके हैं। अभी तक जब 2013 में वसुंधरा जी ने यात्रा निकाली थी, फिर 18 में वो यात्रा अंतिम हो गई थी, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी इतना विलंब से चल रही है। और वसुंधरा जी के विषय में चर्चा क्यों ना हो मीना जी, अभी मेरे से पूर्व कुमार गौरव जी हो, ओम सैनी जी हो, शर्मा जी हो, इन्होंने भी वसुंधरा जी के बारे में मेरी समझ में काफी ज्यादा बातचीत की। सैनी जी ने भी बड़ा प्रकाश डाला और ये निसंदेह पत्रकार जगत भी जानता है, मीडिया जगत भी जानता है, भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता भी जानती है कि केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का इनको दरकिनार करने के भरसक प्रयास कर रहा है कि उनका कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा। न तो वो उगल पाते हैं, न निकल पाते हैं। और कांग्रेस के एंगल से देखिए, हम तो कहते हैं
वसुंधरा जी का नाम आए, वसुंधरा जी का चेहरा है या मोदी जी का खुद का चेहरा है। राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी योजना हो, विश्वास तो हमारी है कार्यशैली हो, आपका, विश्वास तो है आपका, लेकिन अगर दृढ़ विश्वास। बीजेपी अगर वसुंधरा राजे को ले आती है तब भी विश्वास बना रहेगा, क्योंकि आप ही बता रहे हैं वो ज्यादा काबिल है। जी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वसुंधरा जी को लाए या मोदी जी को चेहरे को लेके आए, दोनों से कोई फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होने वाली है। हमारी कार्य योजनाएं सारी प्रदेश की जनता देख चुकी है। बाकी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बेचारा विचार कर रहा है। पत्रकारों में कार्यकर्ता बिल्कुल विचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा गड़बड़ झाला चल रहा है कि वसुंधरा जी को दरकिनार करते हैं, उनके बिना कहाँ जाएंगे? गड़बड़ियां चल रही है। नमित जी, अभी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यक्रम में मर्यादा बनी रहती है। एक मेहमान बोलते हैं तो दूसरे बीच में नहीं बोलते हैं, दोनों की बात नहीं सुनी जाती है, इसलिए प्लीज बीच में ना बोलें। कुमार गौरव जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इन दोनों नामों की जो घोषणा की गई पार्टी मुख्यालय में, इन दोनों नामों की कंसिडरेशन के क्या क्या कारण रहे, हमारे दर्शकों को, राजस्थान की जनता को थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे। तो जो मकसद है बीजेपी का इन दोनों को नेतृत्व देने का, आने वाले समय में इनकी और भूमिका किस रूप में राजस्थान में बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव के बाद कुछ एक नाम तो ऐसा है जो बहुत बड़ा आने वाला है। वो नामों में से कौन सा नाम होगा, या फिर इन नामों की घोषणा करने से वहां पर विराम लग गया कि अब कोई और नाम, जैसा कि जगदीश जी ने कहा कि वसुंधरा राजे को चुनाव प्रचार समिति, लेकिन फिर बात आएगी चुनाव जीतने के बाद, अगर जीतती है बीजेपी, अगर कांग्रेस जीतती है तो अलग ये चक्र खत्म हो जाएगा, लेकिन नामों को रखना पड़ेगा। ओम माथुर भी कहीं आप देखते हैं किसी भूमिका में कहीं आएंगे राजस्थान में, या फिर वो राजस्थान से बाहर ही रहेंगे? देखिए, जहां तक दिल्ली में चर्चा होती है और राजनीति की अगर बात करें, कौन कब कहां आ जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि उनकी ओम माथुर वरिष्ठ नेता है और उनकी एक अलग भूमिका है। उनको छत्तीसगढ़ का काम दिया गया है, पार्टी में सक्रिय रहते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के तौर पे जाएंगे ये कहना थोड़ी सी जल्दी होगी। और मेरे ख्याल से इस तरह के नाम पे कोई विचार भी अभी पार्टी आला कमान की तरफ से नहीं है। जहां तक इन दोनों कमेटियों की आपने बात की, देखिए चुनाव में तमाम व्यक्तियों की क्या स्थिति है, कितने एक्सेप्टेड हैं, और काम करने में बीजेपी, चूंकि आपको पता है 24/7 इलेक्शन मोड वाली पार्टी है, तो काम करवाने में वो बहुत मास्टर है। जब से 2014 के आसपास जब अमित शाह प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद से न कोई सांसद बैठता है, न कोई विधायक बैठता है, न कोई मंत्री बैठता है, कहीं ना कहीं का प्रभार लोगों के पास होता है। तो तमाम कार्यकर्ताओं के ताकत को देखते हुए, उनके अंदर जो संगठन की शक्ति है उसको देखते हुए, उनके डेडिकेशन को देखते हुए काम दिया जाता है। और इन दोनों समितियों में जितने भी लोग हैं उनके अपने अपने कामों की वजह से उनको संगठन में उनको इस समिति में जगह मिली है, क्योंकि राष्ट्रीय टीम ने ये माना कि उनके अंदर क्षमता है, जिस काम के लिए उनको जिस समिति में भी उनको रखा गया है वो उसको डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी का भी बड़ा अहम रोल होता है, और बीजेपी में अब तो एक अलग परंपरा है कि तमाम विधानसभा में भी एक बॉक्स लेकर ये घूमते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, और उसमें आम जनता लिख कर डालती है कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं आप जब सरकार में आए, और उन तमाम चीजों को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाता है। तो एक बड़ा काम है, और इसलिए इन तमाम कमेटियों में एक्सपीरियंस लोगों को रखा गया है। जैसा कि आपने अरुण सिंह को भी सुना था कि जो बाकी नेता बच गए, नाम नहीं लिया वसुंधरा राजे का, उन्होंने कहा वो प्रचार करेंगे। यानी दो चीजें अभी मुख्य तौर पे बची हुई है, प्रचार समिति और जाहिर तौर पे एक चूंकि बड़ा नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया, इसलिए उनके नाम पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात आती है स्टार कैंपेनर्स की भी लिस्ट आएगी, 40 के आसपास नेता उसमें होंगे जिनको स्टार कैंपेनर, जिनको पूरे प्रदेश में घूमकर पार्टी के पक्ष में काम करना होगा। तीसरा, अल्पकालिक विस्तारक भी बीजेपी उतारने जा रही है राजस्थान में, और दूसरे राज्यों के विधायक भी वहां उतारे जा रहे हैं जो जमीन पे काम करेंगे। तो तमाम काम करने वाले लोगों को वहां उतारा जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि संगठन में दक्ष लोगों को चुनाव से पहले ही काम में लगा दिया जाता है, और बीजेपी का ये तरीका है बूथ स्तर पे ज्यादा काम करना। एक
बीजेपी का एक नई कल्पना है, बूथ एक्शन प्लान 360 डिग्री। ये आज तक किसी राजनीतिक पार्टी में हम लोगों ने सुना नहीं कि बूथ एक्शन प्लान, तो सुनते थे 360 डिग्री मतलब हर आदमी तक पहुंचना, हर एक वोटर तक पहुंचना, उनकी समस्या पर्सनल जानना, और केंद्रीय स्तर से अगर केंद्र सरकार से उस समस्या को दूर की जा सकती है तो उसको दूर करके उनके दिल में जगह बनाना। तो ये तमाम जमीन पे काम होंगे, लेकिन नेताओं का भी, जनता का दिल तो अपने साथ आप जोड़ेंगे, लेकिन नेताओं का दिल भी जुड़ना चाहिए। इसलिए इन दोनों कमेटियों में विरोधी, साथ वाले, सबको लाकर एक कॉकटेल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि हर आदमी को लगे कि उसका पक्ष मजबूत है, उसे केंद्रीय टीम, दिल्ली में बैठे हुए जो टॉप लीडर्स हैं उनको वो पहचानते हैं, उन्हें काम दे रहे हैं, मतलब आगे सेवा का मौका दे रहे हैं, तो आगे मेवा भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रेटजी होती है पार्टी की, सभी को काम दो, ताकि कोई किसी का पैर काटने में, पैर खींचने में ना लगा रहे, बल्कि पार्टी के काम में रहे। आगे क्या होता है, विधायक चुनाव अगर आप जीतते हैं, कितने विधायक चुने जाते हैं, इसमें आपके कितने लोग हैं, वो तो बात की बात होती है। और अगर वैसे वक्त में स्थिति बनती है तो आपको देखना होगा, क्योंकि बाकी राज्यों में आपने देखा है, हरियाणा में कौन उम्मीद करता था कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, महाराष्ट्र में कौन उम्मीद करता था कि एक ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकता है, जयराम ठाकुर बनेंगे हिमाचल प्रदेश में, ये कौन उम्मीद करता था। वहां तो धूमल और शांता कुमार के ग्रुप की बात चलती थी। तो भाजपा में सबसे चुनाव के पहले काम करवाया जाता है, और जब नंबर्स आते हैं तो उसके बाद अपने हिसाब से, ताकि पार्टी को डैमेज भी ना हो और एक नई पौध भी बने, क्योंकि पार्टी ट्रांजिशन के फेज में है। सिर्फ पुराने लोगों की बात अगर करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर कल को ये बात तो कहनी पड़ेगी कुमार गौरव जी कि भले ही नरेंद्र मोदी पे कितने ही बड़े डिक्टेटर होने का आरोप लगे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में, हम सभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थक हो या विरोधी हो, ये हमारा अधिकार है। लेकिन जब हम समालोचना करते हैं तो नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। सब कुछ केंद्रित है केंद्र सरकार में और पार्टी में, दोनों जगह उन्होंने एक तरह से जिस तरह का इस वक्त माहौल बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी एक नई लीडरशिप, एक नई पौध, एक नई जनरेशन तैयार करने में भी उनका योगदान है, रहेगा। ओम सैनी जी, मैं आपके पास इस सवाल का जवाब लेने आऊंगी, लेकिन उससे पहले नमित जैन साहब, ये जो सवाल, ये जो नरेंद्र मोदी जो नई जनरेशन तैयार करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के वर्कर्स में, पार्टी के नेताओं में भी इसका असर, इसका इम्पैक्ट, इसका एक सकारात्मक जोश देखने को मिलता है। जी मीना जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये छोटे से छोटा कार्यकर्ता, भाजपा में जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, वो सीट पे पहुंच सकता है। कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको कोई सा भी पद मिल सकता है। ये कल की लिस्ट में, आज की लिस्ट में, आज से 5 दिन पूर्व जो लिस्टें जारी हुई थी मीडिया पैनलिस्ट की, सबकी, हर लिस्ट में आप देख सकते हैं कभी भी आज जो केंद्रीय मंत्री बने हैं वो सब बिल्कुल निम्न स्तर से उठ के छोटा कार्यकर्ता के रूप में, परिवारवाद कहीं पे भी नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता, आप मेहनत करिए, संगठन में कार्य करिए, आप चुनाव में जाइए, मेहनत चुनाव में दिखाइए, मेहनत दिखाइए आपकी। इसके अलावा भी जो अभी जिन लोगों ने कोरोना के समय कार्य किया, समाज सेवा का कार्य किया, पार्टी ने उनको भी ऊपर पहुंचाया है और संगठन में अच्छा पद दिया है। और रही चुनावों की बात, चुनाव का सेगमेंट बिल्कुल अलग होता है। इसमें संगठन में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जिनको अनुभव होता है, वो हर क्षेत्र के अलग अलग होते हैं। IT क्षेत्र के अलग होते हैं, मीडिया के अलग होते हैं, इसके अलावा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा, सभी तरह के लोग होते हैं और सबकी अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। लेकिन सब बिल्कुल अनुशासन से कार्य करते हैं, संगठन के रूप में कार्य करते हैं। और जो हमारे संगठन महामंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी या संगठन जो तय करता है, हम उस लाइन पर चलने वाले लोग हैं, बिल्कुल भी उस लाइन से अलग नहीं जाते हैं। और देखिए, अभी तक आप 5 साल हो गए, मीडिया के माध्यम से, किसी के माध्यम से खूब विरोधाभास आए वसुंधरा जी को लेकर या कोई भी, लेकिन आज दिन तक किसी का कोई बयान नहीं आया। किसी भी नेता का आपने कोई बयान सुना हो, चाहे वसुंधरा जी का हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी रहे हो उनका हो, या संगठन में किसी भी व्यक्ति का, संगठन के प्रति किसी का कोई बयान नहीं आता। सब केवल बाहरी बातें हैं, बाकी अंदर आप आभा मंडल की बात करिए या किसी की भी बात करिए, मोदी जी का आभा मंडल तो पूरे विश्व में चमक रहा है। और रही राजस्थान की बात, देखिए राजस्थान में चेहरा हमेशा रहेगा,
वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो अंतर्राष्ट्रीय नेता है। पार्टी हमेशा उनका चरण लेके चलेगी 9 साल सुशासन के, बिल्कुल चलेगी। हाँ, स्थानीय नेता जो है उनका नाम आएगा। राजस्थान में 10-10 नेता है, आप देखिए केंद्र स्तर पर कितने नेता है। आप देखिए, अभी आप बता रहे थे ओम माथुर जी है, इसके अलावा भूपेंद्र यादव जी है, सुनील बंसल जी है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति बने वो हमारे राजस्थान की धरती से, बुद्धभूमि से बने हैं। लोकसभा स्पीकर है हमारे राजस्थान की धरती से। तो आप राजस्थान के लोगों की तो इस वक्त लॉटरी लगी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा सब राजस्थान के पास है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी एक बात से सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से, दोनों ही रूप से आम जनमानस या राजनीतिक विश्लेषकों को सहमति नहीं हो सकती, और वो है कि प्रधानमंत्री का चेहरा अंतर्राष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय भी है, प्रादेशिक भी है। तो फिर नई लीडरशिप जो तैयार कर रहे हैं वो क्या करेगी? इसलिए प्लीज यहाँ पर आपको करेक्शन की जरूरत है, एंड आई एम श्योर जगदीश शर्मा जी इस बात से सहमत होंगे। लेकिन मैं पहले ओम सैनी जी के पास आऊंगी। ओम सैनी जी, जो बात मैंने जाने से पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई जनरेशन तैयार करने का जो एक तरह से काम किया है या कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे बीजेपी में एक बहुत बड़ी संख्या में नए नेताओं की फौज तैयार हो रही है? एक बात। और दूसरी बात ये भी, जिस तरह से नारायण पंचारिया, जिस तरह से राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल, सुनील बंसल, जगदीप धनखड़, इस तरह ओम बिरला, इसके बाद अभी हाल ही में घनश्याम तिवारी, मतलब एक लंबी फहरिस्त है जितने नाम आप राजस्थान से लेंगे। तो ये जो एक पहले कहा जाता था कि वसुंधरा का चेहरा और कुछ नहीं, हालांकि ये जितने नाम हैं इनमें से कोई भी, ये भी उतनी ही समान रूप से स्पष्ट बात है, इनमें से किसी एक की भी वो फॉलोइंग अकेले की नहीं है जो अकेली वसुंधरा राजे की है। ओम सैनी जी, आप इसमें से एक नाम निकाल दीजिए, घनश्याम तिवारी। वो अपने दम पर, अपनी पुरानी पार्टी के दम पर उसका शिक्षण दीक्षण वैसे ही हुआ है, ये इन लोगों के साथ में शामिल नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सन 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी की आश की जाती थी, और इसीलिए अटल जी ने जो बॉम्बे में अधिवेशन किया, मुझे बार बार याद आता है कि अब्दुल करीम छागला उसकी सदारत कर रहे थे, और वहां पर कहा गया कि अब भारत में एक ऐसी पार्टी, मध्यम वर्ग की पार्टी पैदा हो गई है जो कांग्रेस का विकल्प होगी, और उसको लोगों ने बड़े ऊपर तक लिया। ही सैद्धांतिक रूप से चले तो ये अलग बात है कि आप लोकसभा में साफ हो गए, सिर्फ 2 रह गए, लेकिन उसके बाद में जब आपने पुराना रवैया अडॉप्ट किया तो आपकी स्थितियां बहुत अलग किस्म की होगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना डेमोक्रेटिक स्वरूप लेकर के अगर बढ़ती और विकसित होती, तो मेरा ख्याल है कि ये दृश्य नहीं होता कि आज उनकी एग्जीक्यूटिव पता नहीं लगती, आज बीजेपी पता नहीं लगती, आज मोदी और शाह पता लगते हैं। ये नहीं है, किसी अच्छी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे प्रदेश के जितने नेता हैं वो भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे राजस्थान की समस्याओं के बारे में जब मैंने कहा कि हमारे 25 सांसद हैं, हमारी तो बातें खट से पूरी होनी चाहिए, तो हमारी बातें तो पूरी होती है, लेकिन किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है लोकसभा का, किसी को राज्य वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और चुप हो जाते हैं वो सारे सिलसिले। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी बनने के लिए पहले भारतीय जनता पार्टी ज्यादा डेमोक्रेटिक थी, ज्यादा बेहतर थी और अपना विकास करना चाहती थी। अब की पार्टी अपने सैद्धांतिक स्वरूप को उतना समझती नहीं है, कार्यकर्ता उन बातों को नहीं समझते जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। तो ये बातें देखनी चाहिए, 80 का वो मैनिफेस्टो देखना चाहिए, 80 की वो सारी बातें कि अटल जी ने क्यों राजधर्म में संक्षेप से कैसी कैसी बातें समझाई है, वो क्या होते हैं, ये सब बातें आप नहीं देखते। अब तो जो अडवाणी जी ये जो कुछ कह रहे हैं, जिनको क्या हमारे प्रधानमंत्री फरमा रहे हैं या हमारे गृह मंत्री फरमा रहे हैं, वो फाइनल है। हम भूल गए कि हमारे परामर्शदाता मंडल कहाँ हैं, अडवाणी जी हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे और बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, ये बातें तो सामने आनी चाहिए। ये लोग बोलते नहीं है उनके बारे में। ओम सैनी जी, राजनीति की एक उम्र भी तो होनी चाहिए। हम क्यों चाहते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी लगातार, मतलब इस उम्र में आने के बाद भी उनको हम, मैं बता रहा हूँ, इस सेंटेंस से खत्म कर देता हूँ। इसलिए होनी चाहिए कि अगर ऐसा सोचते तो गांधी को जीवित नहीं रहने देते। गांधी अगर जीवित रहे और गांधी को अगर लोग सुनते रहे, सम्मान करते रहे, उनके एक आवाज पे पूरा देश जो न्यौछावर होता रहा, हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है। हमें ऐसे नेताओं की नहीं जो इधर से अगर कुछ मिल रहा है तो उधर चले गए, उधर से मिल रहा है तो उधर चले गए। ऐसे नेता नहीं चाहिए। नेता ऐसे चाहिए जो
जिस किसी सिद्धांत के साथ में जुड़े हैं उसके साथ में प्रतिबद्धता उनकी मजबूत होनी चाहिए, उनकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। एट द सेम टाइम ओम सैनी जी, हमें इस सच को भी स्वीकार करना चाहिए कि आज बीजेपी भले ही 2 लोगों द्वारा रूल की जा रही हो बीजेपी, लेकिन बीजेपी में पूरे देश भर में जितने अलग अलग नेताओं को एक तरह से सींचने का काम भी पैरेलल चल रहा है और उसमें एक डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है। वसुंधरा राजे, आप इसे डिसिप्लिन कहती हैं, मैं कह रहा हूं कि ये डेमोक्रेटिक उसमें डिसिप्लिन नहीं होता, डेमोक्रेटिक उसमें नाइत्यफाकियां होती है। गडकरी की नाइत्यफाकियों के लोगों को सम्मान करते हैं इस बात से कि वो नाइत्यफाकी कर सकते हैं। जब तक वो सब नहीं होगा तब तक एक डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी नहीं हो सकती, मेरा ऐसा ख्याल है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी इच्छा है, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की, वो जैसे चाहे रहें। लेकिन मैं ये देखता हूं कि सन 80 की जो भारतीय जनता पार्टी थी वो निश्चित रूप से कांग्रेस का विकल्प थी और स्वीकार कर ली जाती है अगर लगातार काम करती रहती। अब लेकिन जो है उसके तो देखिए अब कैसे नॉर्थ ईस्ट में कैसे हो रहा है, बंगाल में कैसे हुआ है, मध्य प्रदेश में कैसे हुआ, महाराष्ट्र में कैसे हुआ, इन सब की चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये तो समझ में आ सकता है कि हम लोग जी मेरा लेकिन जो सवाल था ओम सैनी जी, कहीं ना कहीं जिस तरह कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ठीक है ओम सैनी जी, इसीलिए तो हम चर्चा करते हैं विभिन्न पक्षों का, इसीलिए तो ओपिनियंस पैनल इसी तरह का बनाया जाता है कि सारे पक्ष शामिल हो ताकि जनता सुने, समझे, जाने कि किस तरह से हमारी राजनीति आगे बढ़ रही है, कौन सी दिशा ले रही है और हमें किसके साथ जाना है। तो ओम सैनी जी, जो बात आपने जहां छोड़ी है, जगदीश जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, उसके बाद अनूप जी आपके पास आऊंगी। जगदीश शर्मा जी, वसुंधरा राजे को निश्चित रूप से अब जो स्थितियां बन रही हैं उसमें मुश्किल है दरकिनार करना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा, और आने वाले दिनों में जो लिस्ट आएगी उसमें 99.9% नाम उन्हीं का अपेक्षित है, जिस तरह की संकेत भी अरुण सिंह जी ने दिए हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या वसुंधरा राजे इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा राजनीतिक अपना चेहरा नहीं बना सकती कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी उन्हें बिना किसी जिम्मेदारी के पार्टी में सबसे बड़ी अगर वो नेता है, बहुत मैं जिस तरह की बात कर रही हूँ वो दरअसल राजनीति में होता नहीं है, लेकिन मेरा ये जेन्युइनली मानना है कि क्या वसुंधरा राजे उतना बड़ा अपना कद नहीं बना सकती? देखिए ये बात क्या आपने पहले उस दिन वाली गोष्ठी में पूछी थी। वसुंधरा राजे इतना बड़ा कद है, और जब से ये जो द्वय आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिसके बारे में आरोप लगता है कि पार्टी को दे उड़े यही चलाते हैं बस, और बाकी लोग तो बस केवल इनके इशारों पर नाचते हैं, इनके सामने भी वो सर उठा के जीती रही हैं, इसीलिए ये सारा द्वंद देखने को मिल रहा है। अगर कमजोर आदमी होता तो कभी के घुटने टेक सकता था, टेक ही जाता, बल्कि इतनी उसके बाद तो, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। वो लगातार बातचीत करती रही, लगातार उन्होंने अपने संवाद को कभी खत्म नहीं किया। अब उनकी निपुणता यही देख लीजिए कि इतना विरोधाभास होते हुए भी वो संवाद को बनाए हुए हैं और अपनी स्थिति के बारे में हमेशा केंद्रीय नेतृत्व को बताती रहती हैं। ये योग्यता ही उनकी खूबी है कि वो इन सब चीजों को समझती हैं, यानी कि वो राजनीति के उन पहलुओं के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जानती है जिनमें संवाद का तरीका होता है, जिसमें किसी चीज का सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है। बल्कि जैसा कि आपने भी शुरू में कहा था ओपनिंग रिमार्क्स में कि नरेंद्र मोदी जो है उस जमाने में उतने ही बड़े नेता थे जितने बड़े वसुंधरा राजे थी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। अब ये है कि चांस उनको मिल गया और एक कैंपेन कमेटी उन्होंने लड़ झगड़ कर भी बनवा ली अपने पक्ष में 2013 में, और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ऐसी सूरत हाल तो बहुत सारे नेताओं के सामने विभिन्न पार्टियों में आती है, कांग्रेस में भी आती है। कांग्रेस में भी मैंने कई ऐसे वो देखे हैं हालात जिसमें कि नेतृत्व को लेकर कई दफे झंझट हुआ है जी। और ये जो है कोई नई बात नहीं है, राजनीति में चलता है।
आप जो अपेक्षित समझ रही हैं कि वसुंधरा राजे कोई नया एस्टेब्लिशमेंट बनाकर खड़ी हो जाएंगी और चुनाव लड़वाएंगी, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि ना, ना, ना। ये वो भी जानते हैं कि अगर आप संगठन, जो मुख्य संगठन है, उससे अलग हुए तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अभी थोड़े नहीं, दिन पहले ही मेरा ये वास्ता नहीं था बिल्कुल भी जगदीश शर्मा जी। मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि क्या वसुंधरा राजे इतना बड़ा जेस्चर नहीं दिखा सकती कि आप मुझे कोई जिम्मेदारी मत दीजिए, फिर भी मैं आपको चुनाव जितवा के दिखाऊंगी पार्टी का, बीजेपी को मैं चुनाव निकाल के दिखाऊंगी। क्या वसुंधरा राजे बीजेपी में ऐसा करने, अगर ऐसा करती हैं तो क्या उनका जेस्चर जो आज है उससे भी बड़ा नहीं हो जाएगा? देखो, ये तो उनकी मजबूरी ही होगी। फिर शिवराज सिंह चौहान की तरह से। राजनीति में आदमी ऐसे जेस्चर दिखाने के लिए नहीं आता है। राजनीति में तो मैदान में खम ठोकने के लिए आता है। राजनीति में जो है ये जेस्चर, राजनीति है ही जेस्चर की चीज। कौन कैसे रिएक्ट करता है या अपने आप को कैसे प्रस्तुत करता है, यही राजनीति की चीज है। अगर इसी को वो छोड़ 2008 का चुनाव मुझे याद है जगदीश शर्मा जी, जब नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे को फोन कर रहे थे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में खुद का नाम डलवाने के लिए, और वसुंधरा राजे जी वो फोन नहीं उठा रही थी, तो निश्चित रूप से जाहिर है कि जो मोदी और शाह के मन में जो इस तरह के तमाम जो ग्रीवेंसेस या पुरानी जो भी बातें हैं, कहीं ना कहीं ये सब बातें जो है वो अब, लेकिन समय आ गया है कि ठीक है, हो गया पीछे इतिहास, अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का और आगे बढ़े। और निश्चित रूप से जब आप हम सब मिलकर इस बात को जान रहे हैं तो मोदी और शाह भी इस बात को जरूर जान और समझ रहे होंगे, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है उसमें वसुंधरा राजे भी अपनी जगह बनाएगी। आखिरी सवाल अनूप ठाकुर जी, बहुत संक्षेप में, माफी चाहती हूँ लेकिन बहुत संक्षेप में, समय कम है, वसुंधरा राजे आ गई तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किल कितनी बढ़ेगी? मैंने आपको बताया मीना जी, अभी बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। ओम सैनी जी और जगदीश शर्मा जी सीधे शब्दों में तो नहीं कह पा रहे थे, लेकिन आपकी भावनाओं को मैं अच्छे से समझ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लुप्त हो गई है और दो व्यक्ति जो तानाशाह शासक जिनको कहा जा सकता है, ये हिटलर की दुनिया जिनको है, नहीं, अगर आपने बहुत अच्छी बात कही, वसुंधरा जी, मैं मीना जी एक मिनट चाहूंगा। आप कह रही थी क्या वसुंधरा जी ऐसा प्रयास नहीं कर सकती कि बिना जिम्मेदारी के वो भाजपा को जिताने का प्रयास कर लें? तो आप तयशुदा मानिए कि उनको ये नेस्त नाबूद कर देंगे, ये वसुंधरा जी अच्छे से जानती हैं और उसके लिए वो पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पा रहे। और ये सच्चाई है कि दोनों पत्रकार भी दबी जुबान में कह रहे थे, सच्चाई है ये, सच्चाई ये है कि राजनीति अपनी रफ्तार से चलती है, अपने नियमों से चलती है, जिसकी तरफ इशारा स्पष्ट रूप से जगदीश शर्मा जी ने भी किया और ओम सैनी जी ने भी किया, और निश्चित रूप से बीजेपी भी इस बात को जानती है, और इसीलिए आने वाले दिनों में जिस तरह की आकलन चर्चाएं हो रही हैं उसका परिणाम भी हमें देखने को मिलेगा। और हम एक बार फिर से चर्चा करने यहाँ बैठेंगे। आज न्यूज़ 24 आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।